शुभ संध्या। शाम 6 बजे की क्लास में एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। जय श्री राम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। माह रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। परमाणु और अणु का चौथा भाग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक प्रारूपिक परमाणु का कक्षीय चित्र, लेकिन डिस्कस यहां नहीं करेंगे, दिखाना है आपको। यहां से बात करना शुरू करें हम बोर का परमाणविक मॉडल। बोर के परमाणविक मॉडल के आने का कारण जो था वो था रदरफोर्ड के मॉडल पर आपत्तियों का उठना। रदरफोर्ड का मॉडल बहुत सारी संभावनाओं को पूर्ण कर गया, लेकिन कुछ खामियां उसमें रह गई। जहां वो कक्षीय जो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो चक्रण हो रहा था, या इलेक्ट्रॉन का जो ये विचरण हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा था, उसमें ऊर्जा हाश को वो समझा नहीं पाए। फिर नील्स बोर का आगमन हुआ। बोर ने अपनी बातें प्रस्तुत की कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहा। सिंगल लाइन में कभी कभी यह भी बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन विभक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब यह सिद्धांत किसका था? तो यह सिद्धांत आपके बोर मॉडल का था। बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था, इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यह समाधान लाए थे। वहां पे वही सवाल उठा था कि विकिरण होना चाहिए और विकिरण होने से ऊर्जा हासिल हो जाएगी, तब उस इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते लगाते नाभिक से टकरा जाना चाहिए या नाभिक में आके गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। इस बात को इन्होंने इन विभक्त कक्षाओं से समझा दिया। बोर ने इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहा। जब इसको बड़े स्तर पर इन्होंने समझाना शुरू किया तो उन्होंने ऊर्जा स्तर से इसकी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उसकी अलग अलग ऊर्जा का लेवल होता है और वो अपनी सहूलियत के अनुसार अपने ऊर्जा स्तर में बने रहते हैं। यह था बोर मॉडल का मुख्य भाग, जिसमें उन्होंने ये धारणाएं बताई थी कि 4 कक्ष होंगे, उस कक्ष के फिर कक्षक होंगे या कोश होंगे जिसके उपकोश होंगे, और ये कोश KLMN बता दिया या कोश 1 2 3 4 बता दिया था। फिर उनमें उपकोश होंगे SP, D और F उपकोश होगा। तो जैसा जैसा अपन ने पढ़ा था कि ये K है, L है, ये तीसरा M होगा और चौथा N होगा। और 1 2 3 में वही डिनोट किया हुआ है, K को प्रथम, L को दूसरा, M को तीसरा और N को चौथा कक्ष या शेल या फिर कोश कहेंगे। और इनमें अलग अलग उपकोश होंगे, क्योंकि इनकी जो कुल क्षमता होगी, K में 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, L में कुल 8 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, M में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और N में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन सब का कारण होगा कि इतने ही इलेक्ट्रॉन क्यों हैं। फिर इनके SPDF उपकोश होंगे। K के अंदर एक उपकोश होगा S, जिसकी क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। L के अंदर 2 उपकोश होंगे, एक होगा S जिसकी क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है और एक होगा P जिसकी क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की है। ऑर्बिटल P के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। तकनीकी कारणों से, हालांकि वर्ष हो करवाकर जो चीज आपके सामने प्रस्तुत नहीं होनी थी, तकनीकी खामियों से ये ऐसा हो गया, तो बहुत बड़ी विडंबना वहां होनी नहीं चाहिए। और बैक टू बैक क्लास और क्वेश्चन आवर में आपको ये सारी चीजें ऐसे
प्रोवाइड करते चले जाएंगे कि ये जो सवाल गलत होने की कहीं आशंका या कोई प्रश्न या कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती भी है तो उसका जड़ मूल सहित नाश करना हमारी प्रारंभिक जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से वो पी ऑर्बिटल में कोई संशय ही नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, क्योंकि यदि आपको याद हो तो वहीं पर एक चित्र इस तरीके से बनाया गया था और उसमें बताया गया था कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे व्यवस्थित होंगे, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा और छठा आएगा। और ये बात जहां बताई थी वो पी ऑर्बिटल ही था, तो संशय की कोई स्थिति नहीं रही। हाँ, संशय रही कि वो जो 6 था वो पीछे 8 लिखा गया और उसके बाद एक दुविधा क्रिएट हो गई थी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपके सामने आना भी नहीं चाहिए था वो आ गया, तो बेहतर है कि हम इसको यहीं कंसल्ट कर ले, यहीं पे खत्म करें। और बड़े अच्छे से आप दिमाग में डालिए कि एस उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करेगा, पी उपकोष 3 को, डी जो है वो 10 को और जो एफ है वो 14 को। तो ये जो तीसरा होगा इसमें उपकोष आपके एस, पी और डी तीनों आएंगे और उसमें एस, पी, डी और एफ चारों हो जाएंगे। परमाणुओं के ये जो वितरण के लिए जो अभी ये बताया है आपको किस तरीके से इसमें वितरण है, वो बोरबरी ने ये सिद्धांत दिया था, उसको बोरबरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो अपन वितरण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वो बोरबरी सिद्धांत से हो रहा है। यहां से थोड़ा सा विस्तार से ले आया हूं आपके लिए ताकि ये फंडा आज ही क्लियर हो और जब भी आप दोबारा इस चीज को पढ़ें तो कभी भी गलती की कोई गुंजाइश बचनी नहीं चाहिए। वापस आ जाइए, एक बड़ा कैपिटल डायग्राम यहां पे आप देख रहे होंगे और भली भांति देख लें इसको। 2n² लिखा हुआ है। किसी भी परमाणु में जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या यहां से होगी और n जो है, ये जो n लिखा हुआ है वो n कोश की संख्या को दिखा रहा है, कोश या कक्ष या शेल की संख्या को दिखा रहा है। तो आ जाइए आप इधर, के पहले नंबर का शेल है और अगर इसको 2n² इस तरह से लिखूं तो यहां उत्तर आएगा 1 × 1 और ये 2। कहने का मतलब के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? कुल 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में जब इस फॉर्मूले को लगाता हूं, ये क्यों लगाता हूं वो सुनिएगा। ये निश्चित रूप से 2n² है और यहां n की जगह 2 का मान दिया है। दूसरे कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉनों की क्षमता हम निकाल रहे हैं, तो यहां ये 2 × 2 हो गया, ये 8 हो जाएगा। ये तीसरी कक्षा और 3 × 3 और 18 हो जाएगा और ये चौथी कक्षा 4 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये चौथी कक्षा और 16 दूनी 32 ये इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर आपको पूछा जाए कि के उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आ गया 2। एल उपकोष में, एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। एम कोष में या तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 18। चौथे कोष में या एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो वो 32 की संख्या हो जाएगी। अब इनके उपकोषों की बात हुई है। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एस उपकोष 2 को डिनोट करेगा और पी 6 को करना है, डी 10 को, एफ 14 को। तो कहने का मतलब यहां से संभावनाएं तलाश लीजिए कि के में कितने उपकोष रहेंगे? 1, वो होगा एस। इसमें एस और पी, इसमें एस, पी और डी तीनों रहेंगे। इसमें एस, पी,
डी और एफ चारों उपकोष होंगे, तब इसका निरूपण होगा। ई गोल्डस्टीन ने 86 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। अब अपन ने वहां पे लिखा था पीईएन, पीई और एन, आगे लिखा था जी टी और टी। पेन गिफ्ट की आपके दोस्त सी ने, या फिर पेन जीटी से खरीदी चैनल गेट से, दोनों में से कुछ भी। पी डिनोट कर रहा था प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूट्रॉन को। इसका गोल्डस्टीन माना, ये थॉमसन माना और ये चैडविक माना। आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं ताकि आपको मेमोरी में रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और यहां हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब इन सब में स्थिति यहां पर रही, प्रोटॉन को किसने खोजा? गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन को किसने खोजा? चैडविक ने। ये गोल्डस्टीन, थॉमसन और चैडविक। गोल्डस्टीन ने जब इसकी खोज की तो इसका नाम केनाल रे दिया था। ये किरणें धन आवासित विकिरण थी क्योंकि इन पे धनायन था, जिसके द्वारा दूसरे परमाणु कणों की खोज हुई। ये सब चीजें कहां से आ रही है वो एक बार वापस उल्टा अपने मेमोराइज कर लीजिए कि जो मॉडल आ रहा था डाल्टन का कि ये अब सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, उस मॉडल में जे थॉमसन साहब ने कुछ करेक्शन किया और ये कहा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें 3 प्रकार के मूलभूत कण या फिर अपरमाणविक कण भी है। तो उन अनपरमाणविक की जो खोजें हुई उन खोजों की बात चल रही है। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दे दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसी दरमियान ये प्रोटॉन भी हो गया और फिर न्यूट्रॉन भी आ गया। ये सारी खोजें साबित होती चली गई कि अपरमाणविक कण इसमें है और ये सूक्ष्मतम अविभाज्य कण नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी आते आते ऐसा बताते हैं कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं रहा, क्योंकि इसमें कम से कम एक साधारण और अविभाज्य कण नहीं रहा, कम से कम एक अपरमाणविक कण की स्थिति बता दी गई। इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव कि जब भी हम लिखते हैं तो हमारी लिखने की शैली यही होती है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाएगा। और प्रोटॉन के लिए P प्लस, न्यूट्रॉन आवेश रहित है तो N डायरेक्ट लिखा जाता है। उन्नीस सौ 32 में चैडविक ने अपरमाणु कण खोज निकाला था। यह अनावेशित था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इसकी स्थिति कहां है वो देख लीजिएगा। ये आपका परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या बोलेंगे कि ये अनावेशित होता है और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होगा। इसका जो द्रव्यमान आएगा वो प्रोटॉन के बराबर था। और ये जब परमाणु के द्रव्यमान बनाएंगे, जब परमाणु के परमाणु क्रमांक, तो ये तय करेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। अब किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 8 तब माना जाता है जब उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 है, इससे सीधा तात्पर्य है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 है।
और इलेक्ट्रॉन 8 है तो उनके प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हो गए। अब आता हूं मैं परमाणु के द्रव्यमान की तरफ। तो द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या के साथ योग से बनेगा। तो 8 न्यूट्रॉन अगर मौजूद है और 8 प्रोटॉन मौजूद है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर उसका जो द्रव्यमान है वो 16 करेंगे। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में ये मौजूद होंगे। कौन? चैडविक द्वारा खोज किए गए न्यूट्रॉन। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाएगा। समझा दिया आपको। ये वापस बोरबरी सिद्धांत का पे लेके चले गए आपको। बोरबरी सिद्धांत जो 2 मिनट पहले आपने पढ़ा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षीय स्थिति होती है। तो देखो, पहले घर में एक एस रहा, दूसरे घर में एस और पी रहा, तीसरे घर में एस, पी और डी रहा, चौथे घर में एस, पी, डी और एफ रहा, पांचवें घर में एस, पी, डी और एफ रहा। ये इलेक्ट्रॉन के, ये आपके परमाणु के जो कक्षक हैं या उपकोष है उनकी स्थिति बता रहे हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्रम होता है जिसके द्वारा किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निरूपित करते हैं। और इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब आगे इनके संयोजकता की बात होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तय करते हैं वो देख लीजिए। आपको केवल आइडेंटिकल जानकारी देते हुए निकल जाएंगे इसमें से, क्योंकि हम पहले ही बता चुका हूं कि आवर्त सारणी और ये दोनों एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लंबा जाएगा और स्पेशली उनके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल है जहां साइंस बेस्ड कोई एग्जाम कंडक्ट होगा। आपके टॉपिक के अनुसार या आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पर इतनी गहराई की आवश्यकता अभी तक देखी नहीं गई है पेपर एनालिसिस से। ये फर्स्ट पहले घर में अब स्थिति क्या होती है वो देखना आप। पहला घर, दूसरा घर, ये है क्या? यहां अपन यहां कुछ परमाणु बना लेते हैं, इससे और आसानी से समझ में आएगा आपने। अब देखना इधर, एक बार आपको बैक पे लेके चला जाऊं। यहां पे अपन ने जो स्थिति बताई थी, इसकी जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, या सीधे समझिए आप, जैसे फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये इसका नाभिक हो गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर लिखते हैं हम हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति ये रहेगी, 1 और ये 2। फिर आया आपका लिथियम। लिथियम में 3। अब क्या हुआ वो समझना, 2 तो ये है और तीसरा कहां जाएगा वो स्थिति देखिएगा। अपन ने ये कहा था कि K के अंदर एक S होगा और उस S की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। L के अंदर S भी होगा जिसकी क्षमता 2 की होगी और P भी होगा जिसकी क्षमता 6 की होगी और कुल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये पहला घर तो पूरा हो गया।
तो लिथियम का ये दूसरा के और एल स्टार्ट हो जाएगा, ये एल है, के कंप्लीट हो चुका है। तो जहां पे तो इसको कैसे लिखा 1s1, यानी पहला कक्षक, पहला कक्ष उसका s कक्षक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे के लिए लिखा पहला कोश s उपकोष और 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे के लिखेंगे पहला कोश s उपकोष और 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब एक की जरूरत है, तो फिर दूसरे कोश की जाएंगे। दूसरे कोश में s और p दोनों खुलेगा, एक तो खुलेगा s, दूसरा खुलेगा p। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में 2। ये s में, ये p के s में ये सिंगल भेज दिया। तो इस तरीके से अब इसका फॉर्मूला हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2 2s1, और ये स्थिति है 1s2 और ये 2s1। ये बना आपका लिथियम। तो बात जो अपन समझ के आ रहे हैं उस पे आइए। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर, हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां पे, के कोश में, के उपकोष s के अंदर। और के उपकोष s की कुल क्षमता कितनी, 2। तो वो दूसरा जब हीलियम आएगा तो हीलियम को जब अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा या अपना विन्यास लिखना होगा तो वो 1s2 लिखेगा, क्योंकि पहले कोश में पूरा हो जाएगा। लेकिन लिथियम के 3 परमाणु को आपको जमाने के लिए दे दिया जाए या उसको व्यवस्थित करना है, तो परमाणु के पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 से कंप्लीट होंगे, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास ऑप्शन 2s और 2p है। लेकिन ऑप्शन नहीं, वहां वो एक सिस्टम से जाएगा। तो जैसा अपन ने एक चित्र पीछे बनाया है कि सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में। अब यहां सबसे बड़ी बात है कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है और उसके बाद 3d में जाता है। यह महिमा है आपकी किसकी, आपके बोर मॉडल की। और ये बोर मॉडल ने वहां यह समझाया था ऊर्जा स्तर से। तो ऊर्जा स्तर बताने का जो कारण है, ये सारा गणित उसी का चल रहा है कि बोर मॉडल ने अपनी स्थिति में यह बताया था कि ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग किस तरह से ये अपने आप को अरेंज करते हैं। तो वहां 3D में नहीं जाकर इलेक्ट्रॉन 4s में पहले आएगा, फिर 3D में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़े, बिल्कुल उथला सवाल आएगा। बताना है जरूरी हो गया था, इसलिए इतनी भी जानकारी आपके साथ शेयर कर ली गई, ताकि आउटलाइन स्ट्रक्चर आप तक बना रहे और आप बिल्कुल अछूते नहीं रहे। लेकिन जितनी जरूरत होगी आपकी परीक्षा के लिए, हम बिल्कुल प्रिडिक्ट ऑफ क्वेश्चन के बहुत से जादू देखने हैं अभी आपको। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इतनी जो मेहनत पीछे में कर रहा था वो शॉर्ट में आपको संयोजकता दिखाने के लिए कर रहा था। मुझे आपको संयोजकता तक लेके जाना था, इसलिए इतनी मेहनत करी है कि वहां जब मैंने हाइड्रोजन को इस तरीके से डिनोट कर दिया और 1s1 लिखा, वहां जब हीलियम को मैंने 1s2 लिखा, वहां लिथियम को 1s2 और 2s1 लिखा। उसका कारण क्या था वो समझिए। ये पहला और अंतिम उपकोष, ये इसका पहला और अंतिम उपकोष, और ये इसका अंतिम उपकोष। तो अंतिम में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी संयोजकता है। उसके 1 है, वो इसकी संयोजकता है। मतलब ये S के ऊपर H लिखते हो आप, या लिथियम को प्लस में लिख दिया। लेकिन आप हीलियम के लिए ये नहीं डालेंगे, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है, इसको नोबल गैस कहा जाता है। और इसके अलावा आप फ्लोरीन पे आएंगे। फ्लोरीन में क्या होता है कि अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तब वो 7 इलेक्ट्रॉन को संयोजकता के रूप में नहीं दिखाता है, वो संयोजकता अपनी ऋणात्मक रूप से दिखाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी से ले तो फिर उसकी जो वो व्यवस्थित होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने से उसका
अष्टक पूर्ण हो जाता है और वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं, ये जो मैंने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया था अष्टक, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। तो यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि किन तत्वों की संयोजन क्षमता या संयोजकता शून्य होगी, तो वो कहा जाएगा कि जिनका अष्टक पूर्ण होगा या 8। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु प्रयासरत क्यों रहते हैं? ताकि उनको स्थायित्व मिल सके। आठ इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। परमाणु की क्रिया का आधार आ गया। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने और उनको ग्रहण करने या त्याग करने से होता है। यह भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे, आपने देखा है इससे पहले। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता होती है या संयोजन क्षमता होती है। अब देखते हैं ये संयोजन क्षमता क्या कह रहे हैं, बताना क्या चाह रहा है, उस पर अपन बात कर लेते हैं। हमने एक पढ़ा था सोडियम को, लिखा था सोडियम 11 2 8 एंड 1। यहां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां 1। फिर अब स्थिति देखिए आप, 281 को ठीक से समझना है ये क्या कह रहा है। ये पहला कोश है और उसका एस उपकोश है, ये दूसरा कोश है उसका एस उपकोश है, ये तीसरा कोश है, अब सॉरी ये दूसरा कोश है, दूसरे का ये यहां से काउंट करूं तो तीसरा हो जाएगा, बाकी ये दूसरे का दूसरा उपकोश है पी। पहले में इलेक्ट्रॉन भर गए, पहला गया दूसरा गया, अपने को 11 इलेक्ट्रॉन इसमें व्यवस्थित करने हैं। पहले 2 हो गए, अब 9 अपने पास बच रहे हैं। फिर दूसरे में ये गए, 4 हो चुके हैं, अब 7 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे और पी की क्षमता कितनी 6, तो 6 में फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक, अब आगे चलिए आप, तीसरा यहां ओपन हो रहा है 3s। 3s खुलने के साथ 3p भी खुलेगा और 3d भी खुलेगा। ये 3p और ये 3d। 3s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि उतना ही अपने को भेजना है। अपने पास 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित। अब ये स्थिति जब आप देखोगे तो आप खुद ब खुद समझ सकते हो। मैंने आपको जब वो बिल्डिंग वाले एग्जांपल से बताया था तो स्थिति वेरी क्लियर कही थी कि फर्स्ट फ्लोर पर आपका पी, सबसे ग्राउंड पे हमने एस को बता दिया, फिर पी को बताया। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी में 10। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति है लेकिन उसमें एक ही व्यक्ति रह रहा है। आप तीसरे घर की स्थिति देख लो, कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं
3s में 2, 3p में 6, 8 और वहां 10, यानी 18 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है। और उस 18 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में से केवल एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क यह पड़ेगा, यहां जो नाभिक है इसका, ये और ये जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं, और जो नाभिक है, तो नाभिक का इसके ऊपर एक प्रभाव है अपना, नाभिक के आकर्षण काम कर रहा है। तो वो नाभिकीय आकर्षण एक एनर्जी, आप कह सकते हो एनर्जी वेस्टिंग भी तो हो रही है। अगर वो एक नहीं हो तो तीसरे कोश में लगने वाली ऊर्जा भी तो वो सुरक्षित कर सकता है ना। तो चाहेगा क्या कि ये यहां से हट जाए, ये हटा दी, एक इलेक्ट्रॉन हट गया। अब इसकी स्थिति क्या आएगी? ये 2, और इसमें क्या होगा? अब इसकी स्थिति ये हुई, Na धनायन हो गया है, ये कॉन्फ़िगरेशन उसका 2,8 का आ जाएगा। और अब इसमें 11 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन है। अब स्थिति क्या है? ये एकदम प्रभावी नाभिकीय आवेश इस पे काम कर रहा है। प्रभावी क्यों हुआ? क्योंकि जो अतिरिक्त ऊर्जा उसकी खर्च हो रही थी, वो ऊर्जा उसने वहां से हटा दी है। अब इसके 2 घर हैं, या 2 कोश हैं, या 2 कक्ष हैं। इन 2 कक्षों पर ही इसकी ऊर्जा या स्थिति काम कर रही है। इसके अलावा ये यहां से फ्री हो चुका है। जो अतिरिक्त ऊर्जा थी वो उसकी सुरक्षित हो गई है। इसके साथ एक और परिवर्तन हुआ है, इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब तक का जो नियम है वो पूरा हो रहा है। तो ये निकटवर्ती जो इसका अक्रिय गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है। तो जब निकट अक्रिय गैस का गुण क्या, कि वो कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे, वो अक्रियता दिखाएंगे, वो संयोजन में नहीं आएंगे। तो वो सारे गुण तो इस पे प्रभावी होगा ना। तो जब ये सारे गुण प्रभावी होंगे तो फिर इसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। नहीं पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने वाले बच्चे के साथ कुछ दिन तक बिठा दीजिए, कितने दिन तक खुरापात करेगा? एक दिन ऐसा आएगा जब कहीं उसकी ललक जग सकती है कि अपने में क्या समस्या है, अपन भी तो इतने नंबर ला सकते हैं, क्यों मैं 10 में से 4 में सेटिस्फाइड हो जाऊं? मैं भी 10 में से 10 की कोशिश करूंगा, नहीं 10 आए 9 आ जाएंगे। तो ठीक वैसी स्थिति ये अक्रिय गैस की क्षमता प्राप्त करते ही उसके जैसा व्यवहार देने लग जाएगा। तो सोडियम परमाणु की इच्छा रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये धनावेश लिया जाता है, क्योंकि ये अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो देता है वो देने का काम वही कर सकता है जो धनी होगा। धनी ही देता है, और लेता कौन है? जिसको जरूरत होती है। और वो लेने वाला कौन? वो ऋणी होता है। तो ऋणी को ही केमिस्ट्री क्या कहती है? ऋण आयन। और इस पे आवेश कैसा? ऋणावेश। और जो धनी होता है उस धनी को केमिस्ट्री क्या कहती है? उसको धनायन कहती है। और धनायन का आवेश क्या होगा? धन आवेश होगा। देखो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है अपने दैनिक जीवन से। अपन पैसे वालों को क्या कहते हैं? धन्ना सेठ। तो बस धना आयन और धन का आवेश, ऋणी तो ऋण आयन, और इस पे ऋण का आवेश। यहां आ गया आपके आवेश। अब ये बताना ये था कि ये सारी हलचल कितने इलेक्ट्रॉन पे हुई है? एक इलेक्ट्रॉन पे। त्यागने से या प्राप्त करने से? प्राप्त करना होता तो कितना प्राप्त करना होता पता है आपको? ये पी के 6 खाली पड़े हैं, डी के 10 खाली पड़े हैं, 16 तो वो चाहिए। और ये 17वां यहां पे था। या तो 17 इलेक्ट्रॉन ले आओ इसको स्टेबल बनाने के लिए। और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं आते कि आपने आवाज दी और आ जाए, बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो वो संभव नहीं था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दो ये संभव था। 2 काम हो रहे हैं एक साथ। एक तो आप धन आयन हो रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ है देने के लिए, ये साबित हो रहा है। दूसरा कि आप स्टेबल होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से तो आपकी संयोजकता क्या हो जाएगी? +1।
संयोजकता सोडियम की कितनी होगी, +1। अब संयोजकता क्या होती है, मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार की कोई संशय की स्थिति बच रही होगी। अब संयोजकता माइनस में कैसे जाती है, इसका क्लोरीन से उदाहरण ले लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक घर एक्स्ट्रा बना दो, इसको सेकंड को 8 करके थर्ड को 7 कर दो, और यहां पे 3 बार वापस उसे बना के एक 8 कर दीजिए, 2 8 8 की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन 17 होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके 18 हो जाएगा, और अपन लिखेंगे उसको Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से ये संयोजन क्षमता भी बताती। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता अलग प्रकार से प्राप्त की जाएगी। अब समझना, इसीलिए पूरी भाषा डाली है ताकि बेहतर तरीके से समझ लो, किसी भी रूप में सवाल आएगा तो वो छूटने का चांस ही नहीं बचता। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, अब क्षमता के अनुसार क्लोरीन की पूरी हो रही थी, तो दूसरे तरीके से ये फ्लोलो हो गया है, ये फ्लूओरीन है बॉस, फ्लूओरीन, फ्लोरीन। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्लोरीन की बात आ रही है। अपन वो कॉन्फ़िगरेशन देख लें, 1s2 2s2 2p5, ये तो पहले घर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे घर में कितने, 7, ये आ रहा है। बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन को 7 का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता अष्टक में 7 की जगह 8। मैंने लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ी है ताकि आपका कोई शब्द छूटे नहीं, वरना सीधे रूप में मुझे यह बताना है यहां पे कि ये F9 है। F9 का मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। मैं सबसे पहले जाता हूं पहले कोश में, ये आपका पहला कोश, उस कोश में मुझे एक ही उपकोश मिलता है, वो है S, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए। फिर जाता हूं मैं दूसरे उपकोश में, दूसरे कोश में एक S उपकोश है, दूसरा P है, S में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 और 2 4, अब पीछे बच रहे हैं 5, तो ये हो गए 5। बात मुझे आपको ये बतानी थी, इसलिए ये सारी पढ़ दी आपके सामने। अब आपको केवल सीधा और सिंपल कहना यह है कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी संयोजकता होगी यदि हम उस परिभाषा को फॉलो करते हैं कि अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो संयोजकता कहलाती है, तो संयोजकता वही कहलाएगी। लेकिन अब संयोजकता को अगर हम इस तरीके से लें कि 7 इलेक्ट्रॉन संयोजी नहीं होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। और ये वही आपके सोडियम ने तो एक देकर 10 की कॉन्फ़िगरेशन ली थी, विन्यास लिया था, ये एक लेकर 10वें की विन्यास को प्राप्त कर लेगा। 10 नंबर पे कौन, 2 नंबर पे हीलियम, 10 नंबर पे नियॉन, 18 नंबर पे ऑर्गन। तो ये नियॉन की क्रिया जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस विन्यास को धारण कर लेगा, तो वापस वही इसकी जो क्रियाशीलता संबंधी कहानियां हैं वो पैकअप हो जाएगी, कारण कि इसने अपना स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। तो फिर इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, वो जो क्लोरीन में समझा रहा था वही चार्ज इसमें आ जाएगा, ये F- हो जाएगा, और इसकी संयोजकता क्या होगी, -1 हो जाएगी। ये एक चित्रात्मक निरूपण है आपके सामने।
अलग अलग शैलों में इलेक्ट्रॉन का, और ये एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट ही ले आया हूं आपके लिए ताकि आप इसको समझिएगा। अब समझना क्या है वो पहले समझ लीजिए। ये पहले परमाणु संख्या है, वही इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। इस तरीके से ये पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। अब इसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे कहां, KLM में, और इनकी संयोजकता क्या निर्धारित होगी वो आपको यहां से जानकारी मिल जाएगी। जैसे यह हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो रही थी, हीलियम की मैंने कहा था आपको कि यह अक्रिय गैस है तो इसकी संयोजकता नहीं आएगी। वैसे ही ये 10 की भी नहीं आएगी, ठीक है ना, ये 10 की नहीं आनी क्योंकि ये अक्रिय है। फिर आप इसमें नजर डालिए लिथियम पे, इसकी संयोजकता 1 है क्योंकि ये अंतिम कोश में 1 आ रहा है, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 है बोरॉन की, कार्बन की 4 हो जाएगी, नाइट्रोजन की 3 होगी। जबकि आप कहेंगे कि सर इसके अंतिम कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कारण वही होगा कि ये 3 ग्रहण कर लेगा क्योंकि 5 को त्यागने में बहुत एनर्जी खर्च होगी। कार्बन जब अपन पढ़ेंगे तो कार्बन के ये जो 4 संयोजकताएं हैं इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां ये सारी संभावनाएं आ जाएगी कि ये सब क्यों हो रहा है। सिंपल समझिए ना, क्यों हो रहा है, आज ही खत्म करें इसको। संयोजकता अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता, लेकिन अंतिम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद है कि वो सारे संयोजी नहीं हो सकते उनकी संख्या के अनुसार, तब फिर वो या तो त्याग दें। जैसे फ्लोरीन की स्थिति आई तो फ्लोरीन में त्यागा गया, और क्लोरीन में स्थिति आई तो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ने त्याग करने की बजाय ग्रहण करने की कोशिश की। ग्रहण इसलिए की क्योंकि त्यागना संभव नहीं था, और सोडियम ने त्यागा है। या एक बार वापस पिक्चर से ले लें, ये आपका सोडियम, इस पे प्लस चार्ज है, ये क्लोरीन माइनस चार्ज है, और ये फ्लोरीन माइनस चार्ज है। मतलब इसको त्यागना इनके संभव नहीं था क्योंकि दोनों का ही अंतिम कोश में साथ साथ क्लोरीन 287 जा रहा था और ये 27 जा रहा था। तो इन 7 को हटाना संभव नहीं, तो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और अपना स्थायित्व ग्रहण किया। इन्होंने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और अपना स्थायित्व ग्रहण कर दिया। तो इस तरीके से ये संयोजकता निर्धारित होगी। इस चार्ट को जैसे जैसे समझेंगे आपके लिए आसानी होगी। अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये प्रोटॉनों की संख्या इसमें पहला है और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। ये आपके कंपटीशन में 2-3 बार पूछा गया सवाल है कि न्यूट्रॉन रहित, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं रहेगा वो हाइड्रोजन होता है, उसमें केवल एक प्रोटॉन ही होता है। और हाइड्रोजन की तो एक सबसे बड़ी विशेषता भी होगी, इसका समस्थानिक आएगा, 3 रूपों में आएगा, जिसमें एक में न्यूट्रॉन नहीं होगा, दूसरे में मौजूद हो जाता है, तीसरे में फिर उसकी संख्या बढ़ जाती है। ये 3 रूपों में प्रकृति में पाया जाएगा, जिसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे बोरॉन, बेरिलियम लेते हैं, बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी, 4, इनमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 4, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 5। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, एक बार वापस समझिए इसको। ये परमाणु का रूप, ये इसका नाभिक, इसके नाभिक के अंदर P और N, इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इसको, इस नाभिक और नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को कुल न्यूक्लियॉन्स की संज्ञा दी गई है। ये वैसे न्यूक्लिक बोला जाता है नाभिक को, उसके बेसिस पे इसको ले लिया गया है। तो यहां जो आप पढ़ रहे हो ना, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या कह रहे हैं, ये 4, तो P4 कह रहा है। तो फिर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा।
ये धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। और n की संख्या ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है 5। अब आपके काम की चीज, अब एक संख्या आ रही है 9। 9 माने क्या, 9 है इसका परमाणु द्रव्यमान। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाता है तो यह होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है और इन संख्या को कहा किया जाता है परमाणु क्रमांक। तो यदि आपको किसी का परमाणु द्रव्यमान पता है और उसके न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है तो फिर आप उसके परमाणु क्रमांक को उस द्रव्यमान में से घटा दीजिए, आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। इस तरह से आज की ये क्लास खत्म होती है। शुभ संध्या की इस क्लास में आपकी बड़ी क्योरी संभवतः एक्सप्लेन हो चुकी है। एक बार फिर दोहरा दूं, बेटर कमिटमेंट, द fastest growing educational channel, fully committed for your and your selection. Best of luck, best wishes. जय हिंद, जय भारत।